हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आ गए हैं एक और वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कहानी उस गाड़ी की, मतलब एक ओनरशिप एक्सपीरियंस जो कि है डैडियों की फेवरेट, पापा लोगों की फेवरेट वैगनर और ओला उबर वालों की भी फेवरेट। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके ओनर है हमारे साथ, उन्हीं ओनर को भी मैंने कैमरा पकड़ा दिया था। तो ये मेरा दोस्त है और थोड़ा सा आप देख के भी बता सकते हो कि उम्र हो गई है भाई की। तो वैगनर हेंस। हाँ भाई, वैगनर कैसे ली? ये गाड़ी वैगनर उम्र की वजह से नहीं ली थी, ये गाड़ी ली थी एक्चुअल में इसके पीछे था एक लॉजिक। यार वो जोक था, जोक को जोक की तरह लें। नहीं, हम नहीं सुनेंगे बुढ़ापा। कोई और भी ऑफेंस ले रहा हो तो ना लेना भाई। गाड़ी बहुत अच्छी है, सिटी पर्पस के लिए इट इज़ एक्चुअली वैल्यू फॉर मनी। बाकी हम इसके मुंह से सुन ही लेंगे कि ये क्या क्या बताता है। तो भाई ये बता, जब तुझे गाड़ी लेनी थी तो तेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे और तूने इसे क्यों चूज़ किया, और ये गाड़ी कब की है? इधर आ जा थोड़ा सा, यहाँ से लाइट आ रही है। इसकी जो बैक स्टोरी है वो ये है कि हम लोगों ने एक नया वेंचर शुरू किया था अपना जोधपुर में। और जोधपुर में क्या है कि कहीं पे भी ट्रैवल करना ना, डिस्टेंस इज लाइक फॉरेन कंट्रीज़ के। आपको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब सेक्टर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो एक पूरा एरिया कवर करके जाना होता है। तो हमने सोचा था कि वहाँ पे बसों में धक्के खाने से अच्छा गाड़ी ले लेते छोटी। तो पापा का मन था कि डिज़ायर ले लेते, क्योंकि हमारे पास एक बार डिज़ायर भी थी तो वो कंफर्टेबल था डिज़ायर चलाने में। लेकिन मैं अपने हमारे ही एक दोस्त है, उसके पास वैगनर थी CNG। अच्छा, हमारे परिवार में क्या है कि हम सारे लंबे हैं, तो हमारा सबसे मेन जो इशू होता है वो होता है कि अगर हमें पीछे बैठना पड़े तो हमारे पास स्पेस हो। तो वो डिज़ायर में नहीं है, लेकिन इस गाड़ी में वो पूरी स्पेस है। मतलब अगर मैं पूरी सीट पीछे कर देता तो संचित ईजिली कंफर्टेबली सिट कर सकता है पीछे की सीट पे। इसमें आई विल बेग टू डिफर ब्रो। डिज़ायर में स्पेस है इतनी, कोई पुरानी वाली में तो नहीं था जो हमारे पास तो थी। भाई जब तूने ये गाड़ी लिया है ना, अभी लेटेस्ट जनरेशन जो फिलहाल चल रही है, अभी तो नई जनरेशन नवंबर में नई लॉन्च हो ही जाएगी, बट जो अभी फिलहाल चल रही है उसके अंदर इनफ वो है, क्या है, हेडरूम भी और लेग रूम भी। पहले वाली में नहीं था लेग रूम। हाँ, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था, क्योंकि मैंने दूसरी डिजायर का तो तुमने गाड़ी में जाके बैठे भी नहीं? नहीं, सेम शोरूम में खड़ी होती है। नहीं थी उनके मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम उस टाइम पे नहीं थी उनके पास वहाँ पे। तो मैंने जाके अच्छा, ये तुमने ली जोधपुर से है? हाँ, ये ली। नंबर तो HR51 है भाई, रजिस्ट्रेशन घर का एड्रेस तो यहीं का है ना। तो कोई भसड़ तो नहीं आई थी कि गाड़ी तुमने जोधपुर से ली, राजस्थान से? तुम भी ले लो, आपका रजिस्ट्रेशन वहीं से होगा। नहीं, आजकल मैंने सुना है कि कुछ गड़बड़ करते हैं कि अगर आप सेम स्टेट से गाड़ी लेनी होनी चाहिए। नहीं, वो नहीं है एक्चुअल में। क्या RTO आपका सेम स्टेट का कटा होना चाहिए। अच्छा, जिस पे आपका एड्रेस है उसी RTO पे कटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जोधपुर से लिया और राजस्थान की RTO में पैसे भरे और नंबर आप यहाँ का लेना चाहोगे, वो नहीं होगा। हाँ, तो वही कुछ ना कुछ भसड़ है। कई बार लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो वो आप RTO को इन्फॉर्म, मतलब उनको आप इन्फॉर्म कर दो जब वो RTO की फीस भर रहे होते हैं कि आपको हरियाणा का RTO भरना, तो उस हिसाब से वो फीस भर देते हैं। तो फिर क्या, अच्छा वहाँ जोधपुर में गाड़ी ले ली, सब हो गया। दूसरा जो बेनिफिट था, जिस टाइम पे हमने गाड़ी ली, आज से 3 साल हो गए अप्रोक्सीमेटली, तो जिस टाइम पे हमने गाड़ी ली इसकी वेटिंग चल रही थी। यहाँ पे दिल्ली NCR में भी हमने पता किया था, 6 महीने की वेटिंग थी। वेयर एज इन जोधपुर हमें एक खड़े पैर मिल गई। मतलब हम गए जिस दिन बुक करी, उसके ठीक अगले दिन हमने गाड़ी ले ली। हाँ, क्योंकि आई थिंक कोविड के टाइम पे जब गाड़ियों की वेटिंग बहुत लंबी हो गई थी, तो और क्योंकि फ्यूल वगैरह की कॉस्ट बढ़ गई थी, तो CNG वेरिएंट पर्टिकुलरली पे बहुत ज़्यादा वेटिंग चल रही थी। हाँ, और जोधपुर में उस टाइम पे CNG आई थी, तो लोगों को वहाँ पे इतना CNG का भी क्रेज़ नहीं था। अच्छा, तो इसलिए हमें वहाँ पे इजीली और जल्दी मिल गई। तो ये भी एक हमारा फैक्टर था। वेरस डिज़ायर पे वेटिंग थी जो हमने पूछा था उनसे। अच्छा, तो डिज़ायर उस टाइम आई थिंक बलिनो भी आ गई थी CNG में। बलिनो का आई डोंट नो, बट टाइम पापा का डिज़ायर का ही मूड था, क्योंकि उन्होंने वो चला रखी थी, उन्हें कंफर्टेबल भी लगती थी। तो मैंने फिर उन्हें बोला कि आप एक बार ये भी चलाओ। अच्छा, इसका दूसरा जो बेनिफिट है, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखोगे, क्योंकि जोधपुर में भी सड़कें बहुत ऊपर नीचे हमारे फरीदाबाद से भी ख़राब है, तो ये काफ़ी ऊँची है कम्पेयर टू अदर कार्स इन दिस सेगमेंट। भाई देख, नंबर्स के वाइज तो नहीं है ऊंची, बट तेरे को फील होती होगी। नंबर्स तो नहीं कहते कि ज़्यादा ऊंची है। नंबर्स क्योंकि वो लोग वही है ना, ग्राउंड क्लियरेंस सबसे नीचे वाले पार्ट से लेते हैं, लेकिन अगर तो साइड से देखेगा इट इज़ क्वाइट टॉल। तो ये एक चीज़ है। दूसरा मेरे को वो सीट का ही था मेन। और तीसरा इसकी एवरेज। भाई इसकी एवरेज लेजिट बोल रहा हूँ तो मेरी स्कूटी से भी ज़्यादा आती है। हाँ, मैं वो क्या माइलेज पे आने वाला था, क्योंकि अगर कोई बंदा CNG गाड़ी चूज़ कर रहा है तो आई थिंक उसके दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन तो पहले चॉइस ही उसकी ये होती है कि यार माइलेज आनी चाहिए गाड़ी। मैंने स्कूटी भी ली थी सेम ईयर में, डेस्टिनी ली थी 125cc। उसकी एवरेज आती है 30 की और इसकी आती है 35 की हाईवे पे मिनिमम, जिसमें मैं स्पीड भी रखता हूँ 100-110 के बीच में। अगर मैं इसको प्यार से 80 पे चलाऊँ तो 42 के आसपास की एवरेज देती है आराम से हाईवे पे। 42 कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? इतना तो कंपनी में क्लेम नहीं कर रही। भाई जिस दिन ये ली थी उसके ठीक अगले हफ्ते हम जोधपुर से फरीदाबाद आए थे, 41 की माइलेज मैंने निकाली।
तो आई थिंक फिर लंबे रूट्स पे जहाँ ब्रेकिंग बहुत कम है, हाँ। 5वें गियर में आप 80 पे 90 पे क्रूज कर रहे हो तो माइलेज ये बहुत अच्छी दे रही है। हाँ। ये कहना चाह रहा है। हाँ। दिल्ली एनसीआर में कितनी दे रही है आजकल, और अभी पिछली गर्मियों में जब एसी पूरा भयंकर पे चला के आती है? गर्मियों में क्योंकि हमारे यहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा, मतलब 4-4 मिनट तो रेड लाइट पे खड़े रहते हैं हम, अपने नीलम की रेड लाइट पे इतनी देर खड़े रहते हैं। तो मैं तो भाई 20-20 मिनट जामों में खड़ा हुआ हूँ अभी दिल्ली में, ये दिवाली सीजन में 4-5 मिनट से ऊपर नहीं टापा। 20-20 मिनट के मल्टीपल जामों में मेरी तो हालत ही खराब हो गई इन तो दिनों। 4-5 मिनट के हिसाब से गाड़ी अभी एवरेज दे रही है 25 की सिटी में, 25 की दे रही है। दे रही है आराम से, जिसमें मैं भी चलाता हूँ, पापा भी चलाते हैं। पापा प्यार से चलाते हैं, मैं कुत्तों की तरह चलाता हूँ, तो वो एवरेज 25 के आसपास आती है। अगर मैं भी प्यार से चलाऊँ तो ये आराम से 29-30 की देगी सिटी में भी। आई डोंट थिंक सो। देती है ये, पापा जब पूरा टैंक पापा चलाते हैं तो ये 28 से 30 के बीच में देती है, और अगर मैं बीच में ड्राइव कर लूँ तो ये 22 से 25 के बीच में देती है। तो बेसिकली ड्राइविंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि गाड़ी आपने अच्छी ले ली माइलेज देने वाली, अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है तो माइलेज नहीं आएगी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और बताएं गाड़ी के बारे में, क्या क्या आपने लगवाया हुआ है गाड़ी में? कितने की पड़ी थी ये पहले? पड़ी थी मेरे को 6.25 के आसपास शोरूम से बिल ऑन रोड, और उसके बाद मैंने इस पे 21 से या 25 हज़ार के आसपास ऊपर से पैसे लगाए थे बाहर से क्योंकि ये गाड़ी जो आती है, ये गाड़ी आती है थोड़ी सी नंगी। ये हमारी गाड़ी के नीचे डॉगो बैठ गया, छाया ले रहा है। और ये गाड़ी आती है ऑलमोस्ट, मतलब इसके अंदर से दो फीचर आते हैं, 2-3 फीचर आते हैं, गिना देता हूँ मैं। खोलना भाई गाड़ी। ये सेंट्रल लॉकिंग भी बाहर से कराई गई है। इसके अंदर आते हैं 2 पावर विंडोज। सेंट्रल लॉकिंग कंपनी से अंदर से है? ये वाली कंपनी। अच्छा, तूने रिमोट बाहर से लगवाया हुआ है? रिमोट बाहर से लगवाया। ये वैसे वाली है हाँ। कि अच्छा ठीक है, रिमोट बाहर से लगवाया। और अनलॉक लॉक, और ये अपना 2 ही पावर विंडो आती है। म्यूजिक सिस्टम इसमें आता नहीं था। एक एसी आता है इसके अंदर, और क्या आता है इसके अंदर? और तो कुछ भी नहीं आता। बाकी ऑटो स्विच है वो, बाकी इसके अंदर 2 एयरबैग्स आते हैं। आई थिंक ऑप्शनल वाला था उस टाइम पे। नहीं, दोनों ही आते हैं इसमें, और सीट कवर इसमें नहीं, इसमें भी ना एलेक्साई वेरिएंट है ना। एलेक्साई में एक एलेक्साई आता है जिसमें सिर्फ एक एलेक्साई ओ आता है, जिसमें सिर्फ ड्राइवर एयरबैग आता था। फिर एक एलेक्साई ऑप्शनल आता था जिसमें दोनों एयरबैग आते थे। तो ये एलेक्साई ऑप्शनल वाली है। अब लेटेस्ट 2024 में शायद 2 एयरबैग्स तो स्टैंडर्ड कर दिए इन्होंने। आई डोंट नो। पीछे कुछ इतनी स्पेस है जिसके बारे में भाई बात कर रहा था, यही खुद चला के आया। इसकी हाइट 6 फुट है, तो स्पेस तो एक्चुअल में है गाड़ी में। ऑल्दो इस सीट की ये जो है अपना थाई सपोर्ट वगैरह है वो बहुत कम है। और पीछे के जो ये आते हैं अपने, ये भी एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड हैं अपने हेडरेस्ट। और तीसरा हेडरेस्ट तो आता ही नहीं है, सेंटर पैसेंजर के लिए तो आता ही नहीं है। पीछे जो मेन फीचर है, आपको पुराने ज़माने की याद दिलाता रहता है कि शीशा ऐसे बंद होता था। मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ, मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो कुछ ऐसा सीन है। बाकी भाई, अच्छा, दूसरा जो इसमें भाई ने लगवा रखी है गाड़ी में हमारे रूफ रेल्स। मैंने सब लगवा दिया। मैंने भाई को बोला था अपने एक्सेसरीज वाले को, मैं कहा जो लग सकता लगा दे। मैंने इसमें HID पूरी हाई बीम वाइट वाली लगवा दी, नीचे फॉग लैंप्स भी लगवा दिए मैंने। हाँ, फॉग लैंप्स भी नहीं आते इसमें। मतलब बेसिकली ना ये आपको एक गाड़ी का ढांचा दे देते हैं, AC पावर स्टीयरिंग लगा के और 2 पावर विंडो लगा के, कि अब इसके ऊपर जो आपका मन करे आप वो लगा लो। तो मैंने सब कुछ करवा दिया, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। मैंने पीछे स्पॉइलर भी लगवा दिया। अच्छा, चलो सही। हाँ, वारंटी वगैरह का क्या सीन है इसका? वारंटी वगैरह ली थी एक्सटेंडेड? मैंने एक्सटेंडेड नहीं ली, क्योंकि मारुति में हमारे पास काफ़ी टाइम से मारुति रही हैं, काफ़ी रही हैं एक्चुअली। सियाज भी है मेरे पास, उससे पहले डिज़ायर भी थी, उससे पहले ऑल्टो भी थी, बहुत सारी मारुति हमने चलाई हैं। तो हमें आज तक कभी वारंटी का इशू आया नहीं। और जो मेन वारंटी का कंसर्न होता है वो होता है सेफ्टी पे। और उसके लिए मतलब कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन जितनी भी गाड़ी की सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स हैं उस पर अनलिमिटेड ईयर्स की वारंटी होती है, चाहे वो सीट बेल्ट है, चाहे आपके एयर बैग्स है, चाहे कुछ भी है। तो अगर कोई कंपनी मना भी करता है तो आप लड़ सकते हो मारुति के ऊपर डायरेक्ट कंपनी। एंड व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल्स? यार सेफ्टी वगैरह तो चल ठीक है, तेरा पॉइंट एकदम वैलिड है कि सीट बेल्ट वगैरह की तो लाइफ टाइम है, ठीक है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिकल? वैसे तो इस गाड़ी में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं नहीं जो कंपनी से आए हैं। इतने ज़्यादा होते नहीं, और अगर कुछ होता भी है तो बाहर से ही, मेरे ख्याल से मैंने, मारुति है ना, खर्चे ही नहीं है। खर्चे नहीं है इसके। इसके जेन्युइन पार्ट्स वाले डीलर के पास जाओ, जो मैं जहाँ से अपनी गाड़ी के पार्ट्स लेता हूँ सर्विस कराने के लिए, वहीं से जाओ। अगर आपका पावर विंडो का स्विच खराब हो गया, पावर विंडो की मोटर खराब हो गई, फलाना खराब हो गया, वहाँ से ही लो, साथ के साथ बाहर मैकेनिक से ठीक करा लो। लेके आया था फॉग लैम्प कवर वगैरह सब वहीं से लेके आया था। फॉग लैम्प कवर कितने के आए थे? 900 रुपए के दोनों। 900 रुपए के दोनों। भाई लोगों को लगता है, लोग ना भाई, मैंने क्या किया, मैं और रजत गए, पहले हमने मार्केट में पूछा। ये पूरी असेंबली, ये विद ये, हाँ, दोनों साइड के 900 रुपए के आए। दोनों साइड के, उधर के भी इधर के भी। तो हमने ना एक चीज हमने पता करी, हम अपने एसेसरी वाले भाई पे गए, वो हमारे को लोकल
लोकल 1100 रुपए के दे रहा था, और हमें ये मारुति के जेन्युइन पार्ट्स वाली दुकान से इन 900 रुपए के 2 मिल गए। और अगर मैं फर्म पे जीएसटी ले लेता शायद 200 रुपए और कम हो तो जाता। भाई बात कर रहे हैं हमने, सारी बात ये तो कर ली कि गाड़ी की आपको माइलेज वाइलेज सब मिल रही है, परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है? परफॉर्मेंस वाइज आई एम वेरी सेटिस्फाइड टू बी ऑनेस्ट। सेटिस्फाइड इन टर्म्स ऑफ कि आपको लॉन्ग, आपने हाईवेज पे चलाई है, जोधपुर से आप फरीदाबाद गाड़ी लाए हो, 600 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, तो ये छोटा 1000 सीसी का इंजन सीएनजी पे, इसमें वो नहीं लगा कि यार थोड़ी पावर और होती? नहीं, ये आराम से 100-120 जाती है। और इसमें एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी, जो पहले की डिज़ायर वैगनार में वो शिवरिंग होती थी ना बॉडी, हाँ कि 100 से ऊपर जाती है, ऐसे हिलती थी गाड़ी। हाँ। ट्रस्ट में ये गाड़ी 120 पे भी नहीं हिलती। अब क्या किया इन्होंने मुझे नहीं पता, पर ये नहीं हिलती। नहीं, इंजन रिफाइनमेंट तो डेफिनेटली बड़ी ही है इनकी, तो गाड़ी हिलती नहीं है। और टायर वायर की ग्रिप वगैरह कैसी है? टायर तो इसमें बहुत पतले से लगा रखे हैं कंपनी ने। हाँ, स्टॉक है, मैंने नहीं बदलवाए थे। और मेरे को ऐसे स्टेबिलिटी वाइज 120 पे कोई इशू नहीं आया। 120 से ऊपर नहीं लेके गया मैं आज तक इसे, और 120 में मेरे को कोई इशू नहीं आया। वैसे तो कायदे से 120 भी नहीं ले जाना चाहिए इसे। हाँ, लेके नहीं जाना चाहिए, बट हाईवे होता है, कहीं पर तुम्हें स्पीड लेनी पड़ती है तो मैं ले जाता हूँ। पर मैं ऑन एन एवरेज 100 से ऊपर, मतलब 100 पे चलती है नॉर्मली, कहीं ओवरटेक करना हो तो 120 पे जाती है। और खींचने में मेरे को सीएनजी पे भी कोई इशू नहीं आता। अच्छा, तो इससे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई साहब ये बताओ कि क्या कहते हैं, इसकी कंफर्ट वगैरह कैसा है गाड़ी का? कंफर्ट पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मतलब पापा को थकान नहीं होती। मैं, क्योंकि मेरा एक तो काफ़ी टाइम से सिटिंग जॉब है और ये है अपना, तो मेरे को थोड़ा सा आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स बैक में पेन आ जाता है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी सीटें छोटी हैं, थोड़ा कंफर्टेबल और सीट होनी में चाहिए? मैं जेन्युइनली बोलूँ, मेरे पास सियाज भी है और मैं बाकी गाड़ियों में भी बैठा हूँ, हाँ, तो सीट में 19-21 का फर्क लगता है मेरे को पर्सनली। बाकियों को मेरे को नहीं पता, मतलब पापा को तो बिल्कुल ही नहीं पता चलता, मुझे 19-21 का फर्क क्योंकि तुम्हारी फैमिली को मैं जितना जानता हूँ सारे लंबे चौड़े हो। हाँ, हम सारे लंबे। तुम्हें कुर्सियाँ इसकी छोटी नहीं लगी? नहीं, छोटी नहीं लगी है मेरे को, बल्कि ज्यादा मैं कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मेरे पास जैज भी थी ना। अगर मैं जैज से कंपेयर करूँ तो इसकी जैज से बेहतर है। सियाज से कम है, जैज से बेहतर है, क्योंकि जैज में एक तो आपको लेग स्पेस ही नहीं मिलता, सबसे पहली चीज। इसमें मेरी पूरी पीछे चली जाती है अगर मेरे को पीछे भी करना है। लेग स्पेस इज अ डिफरेंट थिंग, वो भी एर्गोनॉमिक्स में फर्क डालता है। हाँ वो तो है। अच्छा चलो ठीक है, आपको नहीं लग रही, बट बीइंग अ इग्निस यूजर माई सेल्फ, मुझे तो इसकी सीट बिल्कुल ही बेकार लगती है। क्योंकि मेरे को लगता है मेरी इग्निस की सीट इतनी शानदार है, उसमें साइड बोल्स्टरिंग वगैरह, और सीट का साइज भी मैं उसका बताऊं आपको, ये जो थाई सपोर्ट भी उसका अच्छा है, फ्रंट ये अपनी कैप्टन सीट्स का भी और पीछे वाली सीट का भी, और वो सीट्स भी ना थोड़ी चौड़ी भी हैं, तो बड़ा आदमी भी कंफर्टेबली बैठ सकता है। सीट इसकी कम चौड़ी है, ये तो मैं मानता हूँ, चौड़ाई में। ऐसे में नहीं, ऐसे में भी कम ही है, ऐसे में भी कम है। नहीं, ऐसे में 19-21 का फर्क है, लेकिन ऐसे में आपका काफी फर्क है, काफी फर्क। तो अभी रिसेंटली बात हो रही थी कि ना भाई हम ट्रिप पे जा रहे थे और हमें गाड़ियाँ लेके जाने की चॉइस थी हमारे पास, तो ये कहता सीएनजी पे चलते हैं। मैंने कहा भाई मैं पेट्रोल के पैसे दे दूंगा पर चलेंगे हम इग्निस पे, क्योंकि उसकी सीट ना थोड़ी बड़ी है और कंफर्टेबल है फॉर लॉन्गर जर्नीज। इसमें मेरे को तो थकान हो जाती है, क्योंकि मैं एक बार पहले ऋषिकेश गया हुआ हूँ वैगनार में, दूसरे दोस्त की, जिसकी वैगनार देख के इसने ये ली थी, जहाँ से इसको इंस्पिरेशन आई थी कि चल वैगनार ही ले लेते हैं, सही गाड़ी है। तो उसकी वैगनार में गए थे, मुझे तो भाई बहुत अनकंफर्टेबल लगी थी वो। एक्चुअल में उसका जो मेरे को लगता पर्सनली रीजन, कि जैसे अब मैं इस गाड़ी को चलाता हूँ, हमें आदत बन जाती है, तो वो ये हो सकता है कि तुम्हारे को ना आदत पक गई है इस गाड़ी की, और मैं बैठता हूँ क्योंकि मैं आता हूँ थोड़ा सा इग्निस से, विच इज वेरी कंफर्टेबल, सुपीरियर है इससे, बहुत सुपीरियर प्रोडक्ट है। तो मुझे थोड़ा सा वो मतलब सीटिंग में तो बहुत मेजर डिफरेंस फील होता है। और साइड बोल्स्टरिंग इसमें भी है, बट इसमें थोड़ी सी कम है कंपेयर टू अदर कार्स, इसमें है अगर तो ध्यान से। अच्छा, तभी मैं ये क्वेश्चन उठा के लाया था, यहाँ से राइट ले ले भाई, खाली सड़क है, हॉर्न बजा के, तो कि इसका कंफर्ट का कैसा लगता है तुझे और अंकल को कैसा लगता है? पापा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं, पापा को कुछ भी पकड़ा दो वो चला लेते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेम ऑन दैट थिंग, ठीक है। और मेरे को थोड़ा सा जो फर्क पड़ता है वो डेफिनेटली जो तूने कहा ना, ये चौड़ेपन में, क्योंकि वो कंफर्ट जोन तुम्हारी बैक, क्योंकि हम थोड़े से लंबे चौड़े लोग हैं, तू मेरे से भी लंबा है, मैं 5'10" हूँ, तू 6 फुट का है, ठीक है, हेल्थ वाइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो मेरे को तो सीट छोटी लगती है।
तेरे को तो फिर ज्यादा ही लग रही होगी। बैठने में मेरे को उतनी छोटी नहीं लगती जितनी मेरे को यहाँ से लगती है साइड से। अच्छा चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे कि गाड़ी का भाई ये सर्विस वर्विस कहाँ से करा रहे हो, कितने की करा रहे मैं हो? सच बोलूं, मैं परेशान हो चुका हूँ इससे, सर्विस करा के विपुल वाले से। मैं फरीदाबाद के विपुल मोटर से करा रहा हूँ। हाँ बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, वो थोड़ा सा उसका जो सर्विस मैनेजर मेरे साथ जुड़ा हुआ है वो थोड़ा बहुत कर देता ऊपर नीचे। अच्छा, वो मतलब बंदा ठीक है? वो बंदा ठीक है, पर इनकी हरकतें ठीक नहीं है सर्विस सेंटर हाँ। वालों की। ये मतलब इस गाड़ी का भी बिल मेरी सियाज जितना बिल बना देते हैं। 8-9 हजार लास्ट टाइम भी तो नहीं बना दिया था? हाँ, इतना ही बना देते और बिना बात के लगा देते, पूछते भी नहीं है कि क्या लगाना क्या नहीं लगाना। अच्छा, क्या फिर क्या इनसे लड़ झगड़ के जो थोड़ा बहुत 100-200 ये कम करते हैं, पर बाकी हाँ। नहीं करते। बिना पूछे लगा देते। क्या क्या जोड़ देते हैं? कुछ भी लगा देंगे कि वॉशर का लगा दिया, और मतलब वॉशिंग यूजुअली फ्री होती है। पहले तो ये पहली 2 सर्विस में तो मैंने देखा भी नहीं था। भाई वॉशिंग कभी भी फ्री नहीं होती, वो हमें ऐसा लगता है कि वॉशिंग फ्री है। 900 या 1000 रुपए की वॉशिंग होती है कंपनी से अगर आप करवा रहे हो, जब सर्विस के लिए भेजते हो गाड़ी। भाई मैं नेक्सा में भेजता हूँ, पास्को वाले में हाँ। सियाज भेजता हूँ, आज तक 1 रुपया लग के नहीं आया। आपने देखा नहीं होगा दोस्त, भाई पूरा बिल मेरी check होता इग्निस है। भी उसी शोरूम में जाती है, मैंने देखा। पहले तो नहीं लग रहा था, अभी पिछले 8-9 महीने से मैंने कराई नहीं, क्योंकि गाड़ी खड़ी है वो। मैं तो 2 साल से नहीं कराई, 1.5 साल से नहीं कराई, लेकिन उससे पहले लगना शुरू हो गया था। वॉशिंग का ही आपका 800 से 1000 रुपए का खर्चा लगा देते हैं वो लोग। पता नहीं, चलो मे भी होता होगा, क्योंकि मेरे को वो जायज नहीं लगता, सफाई भी इतनी। चलो एक बारी को वॉशिंग को भी छोड़ देते हैं हम, और क्या क्या खर्चे आपके जोड़ दिए थे इन्होंने? ये कोई रबड़ पार्ट्स डाल देते हैं बिन बात के, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। डोर वाइजर्स डाल देंगे जबरदस्ती के, कोई कोटिंग के अलग से, वैक्स के अलग से लगा देते हैं। मतलब इन्होंने पिछली बार जो मैंने बिल में देखा 2000 रुपए तो फालतू की आइटम हो गए थे। एक बार तो इन्होंने, मेरी गाड़ी ब्रांड न्यू थी, मैं नेक्सा वालों की बात करूंगा क्योंकि मेरी नेक्सा से आई थी, अरीना से नहीं है। तो मेरे वो सर्विस सेंटर वालों ने ऐसे ही किया था कि कुछ 10,000-15,000 गाड़ी चली थी मेरी, 15,000 किलोमीटर चली थी गाड़ी, 20,000 वाली सर्विस थी, पहले ही ले गया था मैं उसे, कम चली थी, टाइम हो गया था लेकिन उसका। तो उन्होंने पता नहीं शॉकर की और ब्रेकों की पता नहीं कोई क्या, वो उन्होंने क्या चीज़ डाली थी कि ये चीज़ हमने करी है, 1800 रुपये लगा दिए थे उसके फ्री फंड के। अच्छा, एक चीज और देखने की बात होती है, साला पार्ट होगा 100 रुपए का, लेबर होगी उसमें 400 रुपए की। वो क्या होता है, ये खोलने की भी लेबर लगाते हैं, उस पर जीएसटी, फिर बंद करने की लेबर लगाते हैं, उस पर जीएसटी, तो वो वहाँ एक्सपेंसिव हो जाता है। वो तो खैर नॉर्मल प्रैक्टिस है फॉर एवरी, क्या कहते हैं पता नहीं, पर अपना मैं सर्विस सेंटर। और यार क्या होता है ना, देख, लेबर आपकी डिसाइड होती है कि अगर आपका पार्ट तो 100 रुपए का है, पर वो पार्ट लगना है कहीं अंदर गहराई में, कहीं अंदर, वो क्या इंजन के अंदर छुपी हुई जगह पे, तो उसमें लेबर तो लेकिन ज्यादा लगेगी ना यार दोस्त। आई एग्री टू दैट पॉइंट, पर वो मेरे को ना देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि साला मैं सियाज के भी 9000 रुपए दे रहा हूँ और वैगनार के भी 9000। हाँ ये तो है, लोगों को ऐसा लगता है कि मारुति की सर्विस सस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक भ्रम में जी रहे हैं लोग, क्योंकि सर्विस ऑलमोस्ट इन्होंने कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट सेम ही पहुंचा देते हैं, जो कि कायदे से जब मैंने सर्विस कंपनी से कराई है, इनकी 2200-2300 रुपए की होती है। वो क्या है कि इनकी सर्विस वाला पैकेज होता है हर गाड़ी का, जिसमें इंजन ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, कैबिन फिल्टर होता है, और ये 2100-2200 रुपये का होता है, और एक गैसकेट का वो शायद से नट भी होता है। तो ये 2200-2300 रुपये का होता है, और उसके ऊपर 2200-2500 रुपये के आसपास की लेबर लगती है, वॉशिंग वगैरह सब कुछ करके 5000 की होनी चाहिए सर्विस। हाँ। जिसमें ये एक्स्ट्रास जोड़ते हैं क्योंकि इनकी कमाई उसी से होती है, और वो एक्स्ट्रा जोड़ने पे लेबर और जोड़ देते हैं। हाँ कायदे से मैंने देखा है मारुति की सर्विस 5 से मैक्स 6 तक जानी चाहिए कुछ और, पर ये फालतू चीजें जोड़ के आपका बिल बनाते हैं। और भाई जब नहीं बोली कस्टमर ने मत डालो ना, हाँ, कस्टमर पागल तो है नहीं। तो बेसिकली आप भी सताए हुए हो सर्विस सेंटर से। मैं तो था ही, कंपेयर टू पास्को मैं विपुल से ज्यादा सताया हूँ। पास्को भी कोई कम नहीं है, मैं तो पास्को की पास्को की सर्विस अच्छी थी एक्चुअली। मैं पास्को से इसलिए चिढ़ा था, उनका बॉडी शॉप अच्छा नहीं है। उसके ऊपर अभी कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बॉडी शॉप से क्यों मैं चिढ़ा हुआ हूँ। चलो उसको भी एक बारी को साइड करते हैं। सर्विस वाज ओके, बट मेरी गाड़ी आउट ऑफ वारंटी हो गई थी, तो मैंने तो बाहर से कराना तो मेरी भी होगी, अब शायद मैं भी बाहर से कराऊं। वही है, मारुति को तो तब तक ही आप सर्विस सेंटर जाते हो जब तक वारंटी है, वारंटी खत्म अब तो यार क्या ही, इसमें कोई खास महंगे पार्ट्स आते नहीं। अच्छा, दूसरा अब जो एक मेजर फैक्टर था, हमने तो ये गाड़ी इसलिए भी ली थी क्योंकि हम इसको लेने से पहले ना सेकंड हैंड कार देख रहे थे कि हमने छोटे पर्पस, हाँ। घर पे 2 गाड़ियाँ ऑलरेडी थी, हाँ। तो इसकी ऐसे हमें नीड नहीं थी, बस वो जोधपुर के पर्पस से ले रहे थे। तो हमने सेकंड हैंड गाड़ियों में भी जैसे देखा डिजायर का रेट और वैगनार का रेट। वैगनार लाख 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई भी साली 4.5-5 लाख रुपए की बिक रही थी।
और ये नहीं तो आ रही थी 6.5 की। रीसेल बहुत अच्छी है इस गाड़ी की। हाँ, रीसेल वाज टू डैम टू गुड। तो मैंने कहा यार फिर ले ही लो ना, नहीं ले लो, बेचनी है तो भी 4.5-5 की तो बिकी जाएगी। आज भी तेरी गाड़ी कितनी चल गई भाई? 36,600। 36,600 ये गाड़ी चल गई है ना, ये आज भी तेरी गाड़ी 5 लाख से ऊपर बिक जाएगी। तो दुख नहीं होता इंसान को भाई, 3 साल गाड़ी भी क्योंकि चला आई दी। थिंक रेट भी बढ़ गया है। जब तूने 6.25 की लिया ना, आई थिंक हाँ, अभी तो इसका रेट भी बढ़ गया है। होगा। और वही बात है कि भाई फिर तुम्हें दुख नहीं होता कि तुमने गाड़ी ले भी ली, चला भी ली, हंडा भी ली, पेल भी ली। इसको तो मैं पेलता ही हूँ। मैं बताता हूँ, इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी इग्निस 2018 की है, ठीक है। इस साल अभी 6 महीने पहले मैंने रेट लगवाया था उसका। हाँ हाँ। 4.25 लाख रुपए रेट लगा था उसका, जिसमें उसके राइट साइड पेंटेड है, दोनों दरवाजे पेंटेड हैं, पूरी राइट साइड पेंटेड है बेसिकली। एक्सीडेंट हो गया था, पार्ट्स बदले नहीं थे, मतलब दरवाजे बदले नहीं थे, रिपेयर एंड रीपेंटेड है। तब भी वो 4.25 की जा रही है। 45,000 किलोमीटर चली हुई है वो गाड़ी। और क्या कह रहा था ना, टायर वायर उसके 0 हो रखे हैं इस टाइम, अभी बदलवाने वाले हो रहे हैं। 6 की तो मैंने ली थी, 6.25 की 2018 में, 4.25 की जा रही थी। तो रीसेल तो अच्छी है मारुति की गाड़ियों की, बढ़िया। और आई थिंक इग्निस से तो बेटर ही होगी वैगनर की, क्योंकि ये ज्यादा हाई इन डिमांड, ये बहुत डिमांड में कार है। हाँ, अभी भी भाई, अभी भी लास्ट मंथ आई थिंक सितंबर में, अब तो क्या नवंबर चढ़ गया, सितंबर में सेकंड या थर्ड नंबर पे थी हैचबैक्स में सेल्स पे। 17,000-16,000 गाड़ियां हर महीने की बिक रही हैं ये। इट इज एग्जैक्टली अ पीपल्स कार, क्योंकि मतलब छोटे से लेके बड़े आदमी हर कोई इसको एक्चुअली इसको कह सकते हैं हम कि ये पीपल मूवर है। हाँ, पीपल मूवर कह लो। जो पहले ऑल्टो थी, अब ऑल्टो की थोड़ी सेल्स कम हो गई है, क्योंकि पीपल वांट अ थोड़ी सी दिखने में बड़ी गाड़ी, और ये बड़ी वाली फील भी दे देती है, हल्की सी बड़ी वाली, ऑल्टो से तो डेफिनेटली बड़ी वाली। और आज की डेट में यार आपको मेट्रो सिटीज में चाहे कैब्स हो चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, सीएनजी वाली वैगनर ही आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। अच्छा, तीसरा जो इसमें एक बहुत अच्छा फैक्टर है, इसमें मैं अपने जो भी मिनिस्टर हैं अपना सरकार को मैं दूंगा कि भाई मैं अभी तक जितने भी रूट्स पे लेके गया हूँ इसको, लॉन्ग रूट पे हर जगह मेरे को सीएनजी अवेलेबल मिली है। और आज तक 3 सालों में इसकी मुश्किल से मैंने पेट्रोल के हद मार के 10 टैंक भरवाए होंगे अब तक 3 सालों में। तो मेजॉरिटी ऑफ द रूट्स आर ऑलरेडी इक्विप्ड विद सीएनजी। यहाँ तक कि मनाली साइड पे तो हमारे मोस्टली आ गए हैं अब सीएनजी। इवन हाँ, मनाली का कह रहा हूं, मनाली में भी आ गया था सीएनजी आपका, इस रूट पे उत्तराखंड वाले रूट पे भी आ चुका है। यहाँ तक कि पंजाब का जो फिरोजपुर ये रोहतक वाली साइड से होके जाता है, उस वाले रूट पे भी सारे सीएनजी पंप्स आ चुके हैं। जीटी करनाल रोड पे तो सीएनजी पंप थे, जीटी करनाल रोड पे तो थे ही पहले से। तो सीएनजी अपने यहाँ नॉर्थ साइड में तो काफी अच्छा नेटवर्क हो चुका है। इवन जब तू कह रहा राजस्थान में भी अच्छा हो गया। जब राजस्थान में जोधपुर से यहाँ आने में मेरे टोटल 2 सीएनजी के टैंक लगते थे। हाँ। और पेट्रोल लगता ही नहीं था। मैं जब 2018 में मेरे पास ऑल्टो थी इग्निस लेने से पहले, तब नहीं थी इतनी सीएनजी की, वो हर जगह नहीं थे सीएनजी पंप, तब बड़े लिमिटेड थे। अब तो एक्चुअल में इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सीएनजी का काफी अच्छा कर दिया है। तो ये सोच कि अब जोधपुर से यहाँ पड़ता है कुछ 652 या 692 किलोमीटर है रफली, जो मेरे को याद है। और मेरे 2 टैंक लगते थे, इसमें आती है 8 किलो अगर पूरा प्रेशर हो। हाँ, 8 किलो 16 किलो में ये जोधपुर से यहाँ आ जाती थी। उस हिसाब से लगा ले एवरेज कितनी आती है। चलो ये तो हम कैलकुलेशन लगा लेंगे भाई साहब। अब मैं एक लास्ट सवाल पूछता हूँ कि खुश हो इस गाड़ी से? भाई मैं जेन्युइनली बोलूँ, मैं बहुत खुश हूँ। एवरेज अच्छी देती है। हम लोग जैसे घूमने भी निकलते हैं, कुछ भी है, सीएनजी पे दुख भी नहीं होता। दिल्ली चले जाते हैं पान खाने। हाँ, मतलब रैंडम प्लान में कुछ भी है तो ये इजीली मतलब दुखता नहीं है इसको चलाना। मेन पॉइंट है कि तुम्हें कोई चीज दुख नहीं रही ना, तो तुम खुश हो उस चीज से। चलो इसी बात पे आते हैं, इसी का ही थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस क्वेश्चन को। आज की रेट में फिर से 7 लाख रुपए के आसपास पड़े हैं। जैसे 6.25 की तो तुमने ली थी, 25,000 रुपए लगा दिए इस पे, 7-7.5 लाख रुपए आज भी दोबारा पड़े हैं। या चल थोड़े से फालतू इकट्ठे हो गए, 8 लाख हो गए, ठीक है। 8 लाख रुपए आज की रेट में तेरी जेब में पड़े हैं। तुझे फिर से कोई गाड़ी खरीदनी है, क्या तू इसी को खरीदेगा कि बलिनो सीएनजी, स्विफ्ट सीएनजी की तरफ जाएगा? मैं बलिनो सीएनजी पे जाऊंगा इस बार। हाँ, और मैं अभी ढूंढ भी रहा हूँ कि एक और दूसरी गाड़ी, क्योंकि अब सियाज भी पुरानी हो गई है, तो हमें एक छोटी गाड़ी चाहिए। अब सियाज मेरी पहले जो एवरेज देती थी वो 23 के आसपास देती थी पेट्रोल में, बिना हाइब्रिड के। पर आज के रेट में वो 12-13 से ऊपर नहीं दे रही, पता नहीं क्योंकि शायद पेट्रोल में भी, मिक्सचर में भी चेंजेस करे हैं सरकार ने। 23 कब देती थी? हाईवे पे, लोकल में? हाईवे पे 23 देती थी, लोकल में 18 देती थी पहले 3-4 सालों तक।
वो अभी भी दे देगी, हाईवे पे आप लेके जाओ गाड़ी 23 नहीं भी तो 20-21 तो आराम से हाँ, दे देगी। 20 तो दे देगी, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तो मैं चलना मोस्टली यार 95% बंदे ने लोकल चलना होता है। हाँ, तो वो लोकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच रहा था एक और लेने की, तो मैं बेलिनो सोच रहा हूँ, या मैं सोच रहा हूँ अर्टिगा, सॉरी XL6 CNG में। CNG में। क्योंकि कई बार पापा होता है कि पापा को कहीं जाना होता है, तो मेरे को भी कहीं जाना हो, तो मेरे को चाहिए कि ठीक है पॉकेट फ्रेंडली हो और अपना लग्जरी भी मिल जाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी में इसको भी बना सकता हूँ, पर फिर वही बात है कि एक पर चीज़ है यार ये already। डेफिनेटली यार इससे क्या आप एक 2-3 लेवल ऊपर के सेगमेंट की गाड़ी तो नहीं बना पाओगे ना इसे। हाँ, बस जो वही बात। कंफर्ट, जो उसके सस्पेंशन, बेटर कंफर्ट वगैरह, अगर आपको ये कंफर्टेबल लग रही है आप वो चलाओगे तो वो तो और ही कंफर्ट। जब आप इससे अपनी सियाज में ही बैठते होगे आपको 1000 गुना का फर्क फील हो जाता होगा। 1000 गुना का होता है। और मेरे को, मैं सच बताऊं, अगर वैगनार में ये एक मारुति वाले क्रूज कंट्रोल और डाल दे फॉर टैक्सी ड्राइवर्स या इन सब लोगों के लिए, तो भाई ये गाड़ी और ज़्यादा बिकेगी डेफिनेटली। चलो क्योंकि जैसे मैं भी लॉन्ग रूट पे जाता हूँ ना, मेरे को सर एक कमी जो फीचर, मतलब मैनुअल है ऑटोमेटिक, वो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्रूज मिल जाए ना, जिंदगी के नज़ारे आते हैं। हाँ, ये फ़ायदा तो रहता है कि हाईवे पे आप क्रूज़ पे डाल के छोड़ सकते हो। चलो ये तो हो गई इस गाड़ी के बारे में सारी बातें। और हमारे जो ओनर साहब हैं ये तो काफ़ी खुश हैं अपनी गाड़ी से। तो मिलते हैं ऐसी किसी और ओनरशिप एक्सपीरियंस के साथ। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन ड्राइव सेफ, बाय।